तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन पीटीएम के हाथों से बच जाता और एक जंगल में आके 3000 इल्यूजन बॉडी की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने की वजह अपनी फाइनली एक इल्यूजन बॉडी को बना लेता है। जैसे देखिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी जियन वहाँ से जाने के लिए अपने बोन विंग्स को निकालता है। जैसे देखते हैं ग्रे बुल किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो डीमन प्रिंस की बोन विंग्स है। जेसन जियन ग्रे बुल किंग से इनके बारे में और भी पूछताछ करने लगता है, जहाँ पे जियन को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैजिकल बीस्टों के बारे में। जैसे जानने के बाद जियन को जिया के ऊपर डाउट होने लगता है और उसे लगने लगता है कि जिया इस द यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है। काफी यहीं से स्टार्ट होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे रात हो चुकी होती है और जियन अभी भी कल्टीवेशन में बैठा हुआ होता है। तभी अचानक से उसके फोरहेड में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि उसके सामने जाके कलेक्ट होने लगती है और जियन का एक क्लोन बनके तैयार हो जाता है, जो कि जियन को ग्रीट करता है और अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं पे जियन उसको देखकर बोलता है अभी के लिए इसके पावर लेवल को देखा जाए तो ये सिर्फ अभी के लिए डाउनिंग लेवल पर है, इसलिए मुझे इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, जिसके लिए मुझे काफी सारी इसकी बॉडी के अंदर थंडर और विंड की पावर को डालना होगा, क्योंकि ये उसकी कल्टीवेशन करने का तरीका है। और फिर जियन एक गहरी सांस लेता है और बोलता है हालांकि मैंने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को सीखने के लिए थंडर बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर लिया था, जिस वजह से मेरे पास भी थोड़ी सी थंडर की पावर आ गई थी, मगर अभी के लिए वो एनर्जी इसको कल्टीवेट कराने की बिल्कुल भी इनफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में। मगर तभी कैनवस से की आवाज आती है और बोलते हैं उल्लू तुझे किसने बोला थंडर और विंड की पावर को यूज करने के लिए, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसे ट्रेन करने का। तो फिर मैं तुझे गधे बता दूं कि बहुत सारी ऐसी एनर्जी सोर्स भी जिसकी वजह से तुम इसे ट्रेन कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम है जिनका यूज कर सकते तुम इसे कल्टीवेट कराने के लिए, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम की जो एनर्जी वो कई गुना ज्यादा पावरफुल है विंड और थंडर से, और इसके लिए जो सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी वो रहेगी फॉलन आर्ट फ्लेम, अगर तुम अपनी क्लोन बॉडी को उससे कनेक्ट कर पाते हो तो। मगर ऐसा करने से जो तुम्हारी क्लोन बॉडी के बेनिफिट्स होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर की कोई भी एनर्जी इसके बारे में डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ये असलियत में एक सोल बॉडी है, और साथ ही जो तुम्हारा कंट्रोल होगा इस क्लोन के ऊपर वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए तुम इस बात को लेकर ज्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये सुनकर जियन के दिमाग में एक सवाल हो जाता है और बोलते किसी ने, जैसा कि आप जानती हैं कि फॉलन आर्ट फ्लेम कितनी बड़ी दुश्मन है किसी भी सोल एनर्जी की, इस वजह से जो मेरा क्लोन है वो तो सोल एनर्जी का बना है, इसलिए अगर मैंने इसे डायरेक्ट रिफाइन किया तो इसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनकर कैनवस से बोलते हो मेरे जेनजी कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़े बड़े रिस्क तो तुम्हें लेने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ तुम्हें डेडिकेशन और हार्डवर्क भी चाहिए, जिसके बाद ही तुम कुछ पा सकते हो, वरना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा बाबा जी के टुल्लू के अलावा। और वैसे ही फॉलन आर्ट फ्लेम को तुमने रिफाइन किया और वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है और उसने कभी भी तुम्हारी सोल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब ये सुनकर थोड़ा तो मोटिवेट हो जाता है और बोलते कि आप बिल्कुल बात तो एकदम सही कह रहे हो, एक बार मुझे ट्राई करना तो जरूर चाहिए इसे। ये सुनकर जियन का क्लोन थोड़ा सा डर जाता है, मगर वो जोश में बोलता है ठीक है करते हैं, और फिर जियन अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और उसमें से फॉलन आर्ट फ्लेम को अलग कर लेता है, और साथ ही उसकी एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी फॉलन आर्ट फ्लेम की पिप्स आने लगती है। वहीं पे जो कैनवस से होते हैं वो भी स्पेस स्टोन से बाहर निकल आते हैं। तभी जियन अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम एनर्जी का कुछ पार्ट को बाहर निकालता है और क्लोन बॉडी के अंदर डाल देता है, जैसे वो चाहता है उसके अंदर, तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है और उसको काफी बुरी तरीके से पेन हो रहा है और साथ ही उसकी बॉडी भी जल रही होती है, इस वजह से काफी जगह छेद हो चुके होते हैं। ये देखिए जियन काफी ज्यादा हर हो रहे हैं, तभी कैनवस से उसके पास जाते हैं कि पहले शांत हो जाओ, और साथ ही जो तुम्हारी फॉलन आर्ट फ्लेम एनर्जी का टेंपरेचर है उसे भी थोड़ा सा कम करो और फाइन करो अभी के लिए तुम्हारी क्लोन बॉडी वो कितने टेंपरेचर को सहन कर पा रही है। ये सुनकर जियन एक पल की भी देरी नहीं करता और फॉलन आर्ट फ्लेम की एनर्जी का टेंपरेचर को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से जो उसका क्लोन होता है वो धीरे धीरे अपनी क्लोन बॉडी को रिकवर करने लगता है और उसके जो होल होते हैं वो धीरे धीरे भरने लगते हैं। ये देखिए कैनवस से बोलते कि अब तुम्हें धीरे धीरे इसकी एनर्जी को बढ़ाना होगा और साथ ही इसके टेंपरेचर को भी, तो जियन भी ऐसे ही करता और धीरे धीरे टेंपरेचर को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से जियन की क्लोन को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर कहानी में थोड़ा सा आ जाता है तो क्योंकि जो अभी के लिए जियन की फॉलन आर्ट फ्लेम होती है वो क्लोन बॉडी के साथ भी कनेक्ट कर जाती है। ये देखिए कैनवस से खुश हो जाते हैं और वापस स्पेस स्टोन के अंदर चले जाते हैं और रात से फिर सुबह हो जाती है, जब तक जियन अभी भी बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता और उसकी रक्षा कर रहा था आर्ट डीमन पपेट। अभी जियन अपनी आंखें खोल लेता और बोलता कि इस क्लोन बॉडी को कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें कितने महीने लगने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इस वजह से मुझे इसके नेक्स्ट लेवल पे जाने में बहुत ही टाइम लगेगा। जैसे जियन कैनवस से बोलते अरे लालची लड़की बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है तुझे शायद इस बात का बिल्कुल आइडिया भी नहीं कि अभी के लिए पीटर को इस लेवल पे पहुंचने में कितनी सालें लगी होंगी, मिनिमम 5 साल, और इन पे तुम्हें 2 महीने ज्यादा लग रही है, थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। ये सुनकर उसकी एकदम से चीज उड़ जाती है, मगर तभी वो अपने आर्ट डीमन पपेट को अपने स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता। तभी कैनवस से बोलते कि अब टाइम हो चुका है, अभी ब्लड माउंटेन पुल जाने का, क्योंकि टाइम बीत चुका है और अभी के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके हैं, और अगर तुम सही टाइम पर वहाँ पे नहीं पहुंचे तो फिर तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, खाली प्लेट होके, और उसे चाट के तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। ये सुनिए नामे से लाता और पीओडी को अपने फेस के ऊपर डाल लेता और वहाँ से निकल जाता है हैवी ब्लड माउंटेन पुल के लिए, जहाँ पे जियन पेड़ों के ऊपर बंदर की तरह कूदता है और कभी जमीन के ऊपर हुसैन बोल्ट की तरह भागता है, और कई रास्ता भूल जाता तो मैप का यूज करके रास्ते का पता करता है, और जब रास्ता मिल जाता तो सलमान भाई बन के एकदम साइड में जाने लगता है आगे, मगर तभी उसे याद आता है वो तो पापा का परा है, इस वजह से वो अपनी बेटी विंग्स को निकालता और आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर कुछ ही देर बाद जियन को दर्शन होते हैवी ब्लड माउंटेन पुल के, इस गेट से होते हुए उसे आगे के लिए जाना है। तभी जियन उस गेट के पास आ जाता और बोलता कि हैवी ब्लड माउंटेन पुल के बारे में मैंने जितना सुना था वो एकदम डिजर्व करता है, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और फिर जियन वहाँ से नीचे आ जाता और वहाँ पे काफी सारे लोग दिखाई देते, बोलते कि यहाँ पे तो काफी
काफी सारे लोग आए हैं, मगर अभी के लिए यहाँ पे और भी काफी सारे लोग आने वाले होंगे जो कि और भी तो पावरफुल होंगे। और वहाँ से जान लेते ये सब देख के एक बंदा बोलता कि लो एक और आ गया नमूना। अब तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बची जहाँ पे खड़े भी हो सके और यहाँ पे जन को अभी के लिए किसी से कोई मतलब नहीं होता। इस पर से जियन एक जगह पे क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग आ रखे होते हैं और पूरा माउंटेन एकदम पैक था, क्योंकि अभी के लिए जो हेवनली ब्लड माउंटेन बोले हर वो 3 साल में एक बार खुलता है। इस वजह से सभी लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी लोग कल्टीवेशन करना चाहते थे और कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता था। इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग आ रखे थे। तभी अचानक से वहाँ पे एक चील की आवाज सुनाई देती है। तो जियन और बाकी सभी लोग आसमान की तरफ देख लेते जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फिनिक्स आ जाता है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते आखिर में ये कौन है? कहीं विंड राइटिंग पवन की बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है? जैसे मेरा दूसरा बंदा बोलता कि हाँ ये बेस्ट फ्रेंड ही है, विंड राइटिंग पवन की डिसेबल, जो कि यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा आगे है, बोले तो नंबर 1। जहाँ तक ये भी बोला जाता है जो मिस फ्रेंड वो आगे चल के विंड राइटिंग पवन की हेड बनने वाली है। तभी हमें मिस फ्रेंड के दर्शन होते जो कि अभी के लिए विंड राइटिंग पवन के 2 एल्डरो के साथ आई थी, जो कि 1000 लेवल के 6 स्टार के वॉरियर थे। और जो लोग थे अभी के लिए वो मिस फ्रेंड की तारीफों के पुल बांधने में लगे होते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अभी के लिए बोल रहे होते। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कि मिस फ्रेंड से भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि ये जो सेंटर पेन है वो बहुत ही बड़ा और इसके अंदर काफी सारे ऐसे ड्रैगन छुपे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पे मिस फ्रेंड को देखते बोलते कि अच्छा हुआ अभी के लिए यहाँ पे फीचर नहीं है, वरना मेरे लेने के देने पड़ जाते। और साथ ही मैं अभी के लिए ये भी नहीं पता कर पा रहा हूँ जो मिस फ्रेंड की पावर वो कितनी है। जरूरी इसने कोई सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज किया जिस वजह से मैं इसके पावर लेवल को पता नहीं कर पा रहा हूँ, मगर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक ये मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आती तब तक मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तभी मिस फ्रेंड बोलती एल्डर मूव। अभी के लिए उन बाकी तीनों एल्डरों की पवेलियन की डिसेबल भी यहाँ पर आए हैं क्या? ये सुन के एल्डर बोलते हैं सभी पवेलियन ने अपने डिसेबलों को भेजा, जहाँ पे 10,000 शॉट पवेलियन ने अभी के लिए आंगिया को भेजा और येलो स्प्रिंग पवेलियन ने अभी के लिए अपने बेस्ट डिसेबल वांगिया को भेजा है और फॉल स्टार पवेलियन ने भेजा है किंग यूएन को, जो कि अभी के लिए यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। ये सुन के मिस फ्रेंड बोलते तो फिर काफी ज्यादा मजा आने वाला है उस ब्लड पूल की फाइट के अंदर। तभी दूसरा एल्डर बोलते कि मिस फ्रेंड जब मैं यहाँ पे आ रहा था मास्टर ने बोला था कि आपको आउटसाइडर लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना होगा, जो कि सेंटर प्लेन की नॉर्दर्न रीजन से आए हैं, उनका जो लेवल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से आप जितना केयरफुल रहेंगी वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे निगल मिस फ्रेंड बोलती कि एग्जांपल के तौर पे उस जियान नाम के लड़के से, जैसे निगल एल्डर बोलते कि वो यंग जनरेशन का लड़का वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसने अकेले उसने पूरे नॉर्दर्न पवेलियन को हिला डाला, यहाँ तक कि वो पीटीएम के हाथों से बच के निकल गया। इस वजह से वो लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकता है। जैसे निगल मिस फ्रेंड बोलते कि इन जैसे लोग सिर्फ दूसरों की पावर को लेकर अपनी पावर को बढ़ाते हैं, असलियत में बिल्कुल एकदम नाकारा होती है। तभी जो ब्लड माउंटेन पुल का गेट होता है वो खुलने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। जैसे देखते जियान बोलते कि तो चलो फाइनली स्टार्ट हुआ और जो सभी लोग तो तैयार हो चुके थे उसके अंदर जाने के लिए भी अचानक से उस गेट के अंदर से काफी बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होने लगते, जिस वजह से उसकी जो वेव्स होती है उनकी वजह से जो आसपास में खड़े वो होते हैं पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। अगर तभी थोड़ी देर बाद जो ब्लास्ट होते हैं वो रुक जाते हैं और जो पोर्टल होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। अभी ये सब देख के जियान भी काफी खुश हो जाता है और बोलते कि जैसा कि मैंने सेंटर प्लेन के बारे में सोचा था ये सच में काफी खूबसूरत है और मैं बहुत ही लकी जो मैं इसे देख पा रहा हूँ। और फिर जो उसके साथ खड़ा हो जाता है और बोलते कि चलो अब टाइम आ चुका है इस सेंटर प्लेन के अंदर नंबर 1 बनने का, यंग जनरेशन के अंदर। और जो वो दूर दूर से आए हुए थे सभी लोग उस गेट के अंदर जाने लगते हैं और उनकी जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से उन्होंने पूरे आसमान को लाल पीला गुलाबी कर दिया था। और फिर मिस उन दोनों एल्डर से बोलते कि आप दोनों बाहर मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। और ये बोल के वो अपनी दो की विंग्स निकालती और वहाँ से रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाती है और कुछ ही पल में उन सभी लोगों को पीछे छोड़ देती जो उनसे आगे निकल चुके थे। मगर तभी उन सभी लोगों को लगता है एकदम से झटका, क्योंकि रॉकेट की तरह कोई आता और उन सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए चला जाता है, यहाँ तक कि वो मिस फ्रेंड को ही पीछे पछाड़ देता है। और वो कोई और नहीं वो होते जाओ के पिताश्री, बोले तो टर्की जियान। मगर इस बात से मिस फ्रेंड को लग चुकी थी मिर्च, इस वजह से वो जियान के ऊपर एक अपना अटैक कर देती है। तो जिन 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करके उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करके आगे बढ़ता जा रहा होता है। और फिर पीछे मुड़ के बोलता है कि थैंक यू मिस फ्रेंड आगे जाने देने के लिए, और मैं चलता हूँ। और पहली फुर्सत में उस गेट के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। वहीं पे मिस फ्रेंड 3000 लाइट मूवमेंट को देखकर काफी शॉक हो जाती है और फिर वो भी अपना छठवां गेट डाल के धूम धा करके अंदर घुस जाती है। वो भी और जो जियान होता है वो आकर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है, मगर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर दे तो जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उन सभी को डॉज करने लगता है, मगर वो तो जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। इसी पर जियान अपनी देगी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वो जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं किया था, वो किया था मिस फ्रेंड ने, जो अपनी पतली सी कमर को लचकाती हुई जियान की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी वहाँ पे काफी सारे और ही बॉडी आ जाते पिक्चर की मजे लेने के लिए। मिस फ्रेंड बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तुमने तो यहाँ तक कि हमारे विंड लाइटिंग पे इनकी सीक्रेट मेथड को भी तोड़ दिया था, जो कि उन तीनों एल्डर ने मिलकर बनाई थी। जो मैंने सही बोला ना जियान? जी नाम सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो देखिए ये वही जियान है जिसने अभी के विंड लाइटिंग पे इनके एक एल्डर को मार डाला था। ये सुन जियान बोलते कि उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती उन नॉर्दर्न रीजन के तुम्हारे पवेलियन की थी। अगर मिस फ्रेंड आप उनका बदला लेना चाहती हो तो फिर शौक से आ जाओ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक इसका अंत नहीं हो जाता है। ये सुन के मिस फ्रेंड बोलती वाह तुम्हारी आवाज तो बड़ा घमंड है, मगर अभी के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम्हारे साथ फाइट करके, मगर मैं तुम्हारा वेट करूंगी ब्लड पूल पे जब तक तुम वहाँ पे
पहुंच नहीं जाती हूँ, जिसके बाद भी जितने भी पुराने गिले शिकवे होंगे वो सभी दूर कर दूंगी मैं तुम्हारे। और साथ ही मैं ये भी आशा करती हूँ कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट होगा और तुम ब्लड माउंटेन पूल की स्टेज तक पहुंच पाओगे। और ये बोल के मिस अपने विंग्स को निकालती और वहाँ से निकल जाती है। और ये जियान भी अपने विंग्स को निकालता और वहाँ से निकल जाता है। ये सब देख के जो खड़े लोग होते हैं बोलते अरे यार ये तो वही बात होगी, तो गरम करके बीच में ठंडा छोड़ दिया। मगर उन्हीं लोगों के बीच में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जियान की डायरेक्शन की तरफ देख रही होती है और अपने गुस्से से अपने हाथ को बीच लेती है। और फिर सीधा सीन कट हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एक पार्ट के ऊपर पहुंच चुका होता है। तभी जियान अपने स्पेशल से एक मैप को निकालता और देखने लगता है, मगर दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। चारों तरफ धुंध छा रखी होती, जिसे देखकर जियान बोलता है कि यहाँ पे मैप तो किसी काम का नहीं है, ये तो लग गया चूना फ्री फंड में। क्योंकि अभी के लिए मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा वेस्ट है, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ मैं कैसे ढूंढूं इस हैवी ब्लड माउंटेन पुल को। मगर तभी जियान को एक मैजिकल बीच की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर जियान पीछे मुड़ के देखने लगता है। और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर हमें उस वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी की चलने की वजह से अभी के लिए पूरी वैली हिलने में लगी हुई थी। तभी जियान उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जियान के अंदर एक मैजिकल बीस्ट और एक वॉरियर के ऊपर पड़ती है जो कि आपस में फाइट कर रहे होती है। और वो मैजिकल बीस्ट तुम गहरा हाथी ज्यादा लग रहा होता है जो कि पहाड़ों में झटके देने में लगा हुआ होता है। और वो बंदा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। और एपीजन उस मैजिकल बीस्ट को देखकर बोलता है ये तो एक टियर 6 का मैजिकल बीस्ट है। तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है अपनी काफी सारे आइस के एरो बनाता और उस लड़की के ऊपर कर देता, मगर वो लड़का बहुत ही आसानी से उन सभी अटैकों को डॉज कर लेता है और अपने एकदम फुल स्वाइग दिखा रहा होता है। उसे लग रहा होता है वो तो बैटल टू द का हीरो है, इस वजह से उसे स्वाइग दिखाना जरूरी है। तभी वो अपने स्वाइग के अंदर 4 चांद और लगा देता है क्योंकि वो एक ही अटैक के अंदर उस मैजिकल बीस्ट को मार देता है। मगर उसकी हीरोपंती अभी भी नहीं खत्म होती, इस वजह से वो अपनी तलवार के थोड़े से और स्वाइग दिखाता है। मगर तभी बोलता है बहुत देख लिया, चलो बाहर निकल आओ। तो जियान भी झट से कूद के उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। इस निगर वो अंदर जियान को ग्रीट करता और बोलता है मैं 10,000 शॉट पवेलियन का डिसाइवर, मेरा नाम तांगिया है और आप मुझे बहुत ही अजीब लग रहे हैं, क्या आप मुझे अपने बारे में बता सकते हो? पीछे से निगन बोलता अरे ये तांगिया है और फिर ग्रीट करता और बोलता कि मेरा नाम जियान है, बोले तो हीरो। ये सुन निगन तांगिया बोलता कि तुम वही जियान हो जिसने अभी के लिए विंग लाइटिंग पेन की नाक पे दम कर रखा है क्योंकि तुमने अकेली विंग लाइटिंग पेन के एल्डो के साथ फाइट की है। ये सुन निगन जियान बोलता अरे हां वो थोड़ी बहुत हो चुकी है। ये सुन के तांगिया बोलता छोटी मोटी फाइट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें मारने के लिए वो फीटन भी बाहर निकल आया था और साथ ही तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे और भी काफी सारे पावरफुल लोग आए इस ब्लड पूल के लिए। अगर अभी के लिए हमारे पास बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इस वजह से मैं आशा करता हूँ कि आप आगे चल के मुझसे जरूर मिलेंगे जब हम लोग मिलकर कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और ये बोल के तांगिया वहाँ से निकल जाता और हमारा हीरो वहीं पे अकेला खड़ा रह जाता और बोलता है ये क्या बदतमीजी है, हेलो ना आया सीधा बाय बाय और अपने बिना पापा का परा बनते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। और कुछ ही देर एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे देखकर बोलता है अरे क्या कमाल की एनर्जी है। तो और इस एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसी डायरेक्शन की तरफ मुझे जाना है जहाँ पर वो हैवी ब्लड माउंटेन पुल हो सकता है। मगर तभी जब कुछ लोगों की फाइट करने की आवाज सुनाई देती है मगर जियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि बाहर में जा दो और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पे जियान को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही जियान एकदम से रुक जाता है और बोलता है एक्समोमीटर नयन। और फिर नायन दिखाई जाती है जैसे अभी के लिए काफी सारे वॉरियर ने घेर रखा था। तभी एक वॉरियर बोलते कि जल्दी से वो व्हाइट बॉक्स हमें दे दो वरना हम लोग चीना चपटी पे आ जाएंगे, और तुम ये नहीं चाहते तो चुपचाप से वो हमें दे दो। ये सुन के नायन बोलती भाड़ में जाओ कुछ नहीं देने वाली। ये सुन के तीनों वॉरियर भड़क जाते और अपनी वेकी को निकाल के नायन के ऊपर हमला करने लगते। तो नायन उनकी अटैक को डॉज करके यहाँ भागने लगती है क्योंकि वो अभी के इन तीनों वॉरियर से अकेले फाइट नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो अपने विंग्स को निकालती और वहाँ से भागती है। ये देखिए वो हरामी वॉरियर एक स्माइल करता और अपने स्पेशल वालों को बना लेता और उससे नायन के ऊपर हमला कर देता है। मगर नायन की जो बॉडी होती है एकदम फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से वो करवट लेने के बच जाती है। अगर इसकी वजह से वो जमीन पे आ जाती है मगर तभी वॉरियर नायन को चारों तरफ से घेर लेती है और वो तीनों मिलकर ग्राउंड पॉइजन का अटैक का यूज करते हैं, जिस वजह से नायन के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा बैरियर बन जाता पॉइजन का, जिसके अंदर फिलहाल की अभी के लिए नायन फंस चुकी थी। तो नायन भी उसे तोड़ने के लिए अपनी काफी सारी सॉर्ड बना लेती है और उसे गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने लगती है, जिस वजह से पॉइजन की सील के अंदर क्रैक्स आने लगती है। सब देखकर जो हरामी वॉरियर होता है वो अपनी अर्थ पावर का यूज करके एक मैजिकल बीस्ट को बना लेता है और फिर जो नायन ने अपने गोल गोल रानी वाले अटैक से उस सील को तोड़ दिया था मगर तभी उसके सामने वो अर्थ मैजिकल बीस्ट आके खड़ा हो जाता जो कि बेकी से बना था। तो देखिए जो नायन होती है वो अपनी स्वॉर्ड से अपने सामने एक सील को बना लेती है मगर वो जैसी अर्थ मैजिकल बीस्ट उस सील से जाके टकराता तो वो सील बहुत ही आसानी से टूट जाती है और वो अटैक नायन को लगने वाले तो तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ी हैवी ग्रेनेड आती है और जाकर उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका काम खत्म हो जाता है और चारों तरफ धूल फैल जाती है। तभी हमें धूल छटती है और हमें दिखाया जाता है उस हैवी ग्रेनेड के साथ उसका मालिक भी खड़ा हुआ होता है और वो मालिक कोई और नहीं वो होता है टर्की जियान। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या हम लोग ग्राउंड स्पीड गेट से अगर तुम हमारे वेंडर के बीच में घुसे ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, इस वजह से चुपचाप से तुम यहाँ से चले जाओ और अपने काम से काम रखो। ये सब सुन के जियान बोलते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इतने साल लोग मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हो, इस वजह से अब तो मैं तुम लोगों को बजाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। भाई ये सब सुन के नायन भी एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती जियान मंगेतर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया है और अच्छी बात है कि हम लोगों की शादी नहीं हुई वरना इतनी सुंदर लड़की कहाँ देखने को मिलती। तो आप सभी लोग मिलिए हमारे जियान और क्यून नडूसा की बेटी से, बोले तो जाओ जाओ से। और जाओ जाओ के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना तो बनता है ना कैसी लगी हमारी छोटी प्रिंसेस। और आप फिलहाल प्लीज वीडियो सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।